Hello everyone, welcome again to online session of monologue classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 3rd August 2024. So now we come to the important news of the day. पहली न्यूज है सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट टू ओवरहॉल नीट यूजी ऑन अ डेडलाइन। तो बेसिकली जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ इस तरह से एप्रीहेंशन थे कि जो नीट का पेपर हुआ था इस बार 5 मई को, उसमें चीटिंग हुई है और कुछ अदर इरेगुलरिटीज हुई हैं। तो सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है एनटीए, उसको काफी फटकार लगाई है और उन्होंने कहा है कि ये आपके पार्ट पर गलती थी और आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी कैपेसिटीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेस्पाइट ऑल दीज फैक्ट आप इस एग्जामिनेशन को प्रॉपरली नहीं कंडक्ट करा पाए, जिसकी वजह से हमारे देश के जो 23 लाख बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को आपने थोड़ा सा एंडेंजर किया। सेकंड पॉइंट ये है कि अब इस सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है एंड दिस कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन के राधाकृष्णन। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि के राधाकृष्णन कमेटी जो है वो किससे संबंधित है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे दिस इज रिलेटिंग टू द रिफॉर्म इन द नीट एग्जामिनेशन। अब फिर क्या हुआ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कमेटी है ये सितंबर तक 30 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी और ये रिपोर्ट किसको देगी, एजुकेशन मिनिस्ट्री को देगी। और जब ये रिपोर्ट अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री देगी तो एजुकेशन मिनिस्ट्री इसको क्या करेगी, लागू करेगी, यानी कि एनफोर्स करेगी। और फिर गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को ये बताएगी कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिस काम को करने के लिए, मतलब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है एचआरडी मिनिस्ट्री को देगी और एचआरडी मिनिस्ट्री फिर गवर्नमेंट को बताएगी और फिर गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि जो भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर था उसको कंप्लाई कर लिया गया है। अब ये कमेटी की ड्यूटी क्या है, कमेटी इसमें पूरी तरीके से इसको रिसर्च करेगी और ये देखेगी कि नीट के एग्जामिनेशन को हम एक बेहतर तरीके से कैसे करा सकते हैं, जिससे कि उसमें इस तरह का कोई फर्दर लूप होल्स ना बचे या आने वाले समय में इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हमारे सामने ना आए। नेक्स्ट, क्विड प्रो क्यो वाया पोल बॉन्ड्स आर अजम्पशंस फॉर नाउ। तो ये जो न्यूज है इट इज रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल बॉन्ड और इसमें क्या हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है क्या कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों कर दिया कि these electoral bonds were against Article 19(1)(a) of the Constitution of India। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने किसको, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है, ये जो भारत के सिटीजन हैं उनके पास जानने का अधिकार नहीं था। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया कि ये जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो सरकार के द्वारा लाए गए थे, दीज आर अगेंस्ट द आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19(1)(a) जो है वो बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, लेकिन राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में राइट टू नो भी शामिल है, मतलब जानने का अधिकार। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि इसमें लोगों के पास ये जानने का अधिकार नहीं है कि किस पर्सन ने, किस कंपनी ने, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, इसलिए यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और ये लोगों के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। अब यहां तक बात हो गई। अब एक दूसरी पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगी है कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए इन द चेयरमैनशिप ऑफ द ऑनरेबल जजेस, फॉर्मर जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि ये एप्रीहेंशन है कि यहां पर क्विड प्रो क्यो हुआ है। अब देखिए क्विड प्रो क्यो जो है ये एक टर्म है, लीगल टर्म है और इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है इसका, समथिंग इन रिटर्न।
अब ऐसा एप्रीहेंशन क्यों आया कि देखिए, जब ये लिस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने मंगवाई एसबीआई से कि आप बताइए किस किस पर्सन ने, किस किस कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है, तो उस लिस्ट में कुछ इस तरह की कंपनियां और इस तरह के पर्सन आए कि डोनेशन देने से पहले उन कंपनीज और उन पर्सन के खिलाफ ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी, और ईडी और सीबीआई की रेड के बाद उन लोगों ने डोनेशन दिया उसको, पॉलिटिकल पार्टीज को। अब यहां पर इस आधार पर जो पेटिशनर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि भाई इसकी फर्दर सीबीआई जांच होनी चाहिए कि क्या डोनेशन देने में और जो रेड पड़ने में कोई आपस में लिंक है। लेकिन इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं माना, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, क्या डिसीजन दिया कि अभी ये जो मामला है ये क्विड प्रो क्यो है, और अभी ये केवल एक अजम्पशन पर बेस्ड है। मतलब अभी ऐसी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि जो जिन लोगों ने रेड पड़ी थी, जिन लोगों के अगेंस्ट रेड पड़ी थी या जिन लोगों ने दान दिया है, उसमें गवर्नमेंट का कुछ इस तरह का रिलेशन था कि उन्होंने रेड को बचाने के लिए ही गवर्नमेंट को डोनेशन दी या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी। इस तरह का केवल अजम्पशन है और इसके अभी कंक्रीट प्रूफ नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी इस पर इस तरह की कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट हॉल्स अप पुलिस ट्रांसफर आईएएस कोचिंग सेंटर केस टू सीबीआई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है दिल्ली के और ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 लोगों की डेथ हो गई, 3 स्टूडेंट की डेथ हो गई पानी के भरने से। अब उसकी जांच जो कर रही थी, पहले दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि भाई आपने जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन की है इट वाज नॉट प्रॉपर। और अब उस केस को किसको दे दिया गया है? अब उस केस को दे दिया गया है सीबीआई को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर ऐसा कहा? तो उन्होंने कहा कि जो इस मामले को जितनी सीरियसनेस के साथ लिया जाना चाहिए था उतनी सीरियसनेस के साथ नहीं लिया गया। और दूसरी बात यह है कि बेसिकली पुलिस ने जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं करी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसलिए इस मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए किसको दे दिया? जांच सीबीआई को दे दी। और फिर उन्होंने ये कहा, इट आल्सो नोटेड दैट फेलियर टू क्वेश्चन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली ऑफिशियल्स और सीज रेलिवेंट एमसीडी फाइल्स which could have provided crucial evidence। तो यहां पर कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि देखिए आपने उस पर्सन को तो अरेस्ट कर लिया जो पर्सन जीप ले जा रहा था या एसयूवी कार ले जा रहा था, उस दौरान जिस दौरान की उसके कोचिंग गेट में कोचिंग में पानी भरा, लेकिन आपने जो सब्सटेंशियल काम थे जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी ऑफिशियल से बात करना, उनकी जांच करना, या इससे संबंधित जो रेलिवेंट फाइल्स थी कि उसका जो बेसमेंट की परमिशन कैसे दी गई, कब दी गई, इस तरह की कोई आपने जांच नहीं करी। तो इस नॉन सीरियसनेस की वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस की जांच को सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया। नाउ हाई कोर्ट डिसमिसेस विभव्स प्ली चैलेंजिंग हिज अरेस्ट। तो बेसिकली क्या है, ये मिस्टर विभव जो है ये अरेस्ट किया गया था, इनको मिस स्वाति मालीवाल के साथ कुछ इन्होंने असॉल्ट किया था। अब इस पर ऑनरेबल जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो काफी नाराज थे और ऑनरेबल कोर्ट भी इस पर नाराज थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब मामला ये है कि उन्होंने अपनी इस अरेस्ट को चैलेंज किया कि ये इनके जो अरेस्ट की गई है ये इलीगल है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा कि इनकी जो अरेस्ट है, मिस्टर विभव की जो अरेस्ट है वो इलीगल है? तो ऐसा इन्होंने इसलिए किया कि there is a section 41A of the CRPC 1973। हालांकि ये कानून अब हमारा लागू नहीं है, लेकिन क्योंकि मिस्टर विभव को इसी सेक्शन में अरेस्ट किया गया था तो इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट। अब क्या हुआ कि सेक्शन 41A जो है सीआरपीसी ये कहता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट नॉर्मली नहीं किया जाएगा, और अगर किसी पर्सन से उसका नाम या उसका रेजिडेंस या उसका एड्रेस पूछा जाता है और वो अपना नाम और एड्रेस प्रॉपरली पुलिस को बताता है तो पुलिस को उस पर्सन को अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
बल्कि वो क्या होगा, जैसे पुलिस बताएगी उसको कि उसको पुलिस स्टेशन आना है या उससे पुलिस को मिलना है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर, तो फिर उसको अरेस्ट करना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसको डायरेक्टली अरेस्ट कर दिया गया, तो इसलिए उसने इस ग्राउंड पर ये चैलेंज किया कि ये 41A का वायलेशन है। या कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि उन्होंने जो उसको अरेस्ट किया है वो प्रॉपर ग्राउंड पर अरेस्ट किया है और इसमें कोई भी जल्दी नहीं हुई है। तो उसकी जो ये पेटिशन थी कि ये 41A का वायलेशन हुआ है, इट हैज बीन डिसमिस्ड बाय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। Supreme Court suggests setting up of a neutral panel for talk with the protesting farmer। देखिए क्या है कि जो हमारे देश के किसान हैं वो काफी दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने जो है पंजाब और हरियाणा की जो बॉर्डर्स हैं उनको सील कर रखा है। अब क्या हुआ कि उनको हटाने के लिए जो है सरकार कहाँ गई है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई उनसे आपको एक प्रॉपर तरीके से बातचीत करनी चाहिए और उनके जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें। अब उनका इशू क्या है, उनका इशू ये है कि वो अपनी फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगते हैं। अब व्हाट इज दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि कोई भी फसल जब कोई फार्मर उसको उगाता है तो सरकार उसका एक जो बेसिक वो है प्राइस वो तय करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, तो अब अगर कोई वीट किसी किसान ने उगाया और उसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, किसान को प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि मान लिया किसान ने वीट उगाया या उस समय उसका सीजन आया तो उस समय वो चीज देश में बहुत ज्यादा मात्रा में होगी, तो वहां पर जो बिजनेस क्लास के लोग हैं वो उसको सस्ते रेट पे खरीद लेते हैं और बाद में वही चीज किसान को महंगे रेट पर मिलती है। तो इसलिए उनकी सरकार से डिमांड है कि जो भी उनका प्रोडक्ट है, जो भी उनकी फसल है, उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट तय करे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने भी उनका कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय नहीं करा है और वो भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस इशू को आपको प्रॉपरली बातचीत के द्वारा रिजॉल्व किया जाना चाहिए और इसके लिए आपको एक न्यूट्रल पैनल बनाया जाना चाहिए। न्यूट्रल पैनल मतलब उसमें एक ऐसा पैनल बनाओ जिसमें ऐसे लोग हों ना तो वो गवर्नमेंट के सपोर्टर हों और ना ही वो किसानों के सपोर्टर हों। और उन्होंने कहा कि जो ये बॉर्डर इन्होंने सील कर रखे हैं उसको फेज मैनर में थोड़ा थोड़ा वहां से हटाया जाए, ना कि एकदम उनके खिलाफ फोर्स यूज करके आप उनको वहां से हटाएं। एमिकेबल तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो। नाउ एनजीटी इम्प्लीट्स केरला तमिलनाडु इन सो मोटो केस ऑन वायनाड लैंडस्लाइड। अब देखिए जो वायनाड है ये, इस पर क्या हुआ है कि मतलब कई सौ लोगों की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। अब इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है किसने? सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है एनजीटी ने। तो पहले तो ये टर्म जो है सुओ मोटो, इसको हम समझते हैं। सुओ मोटो का मतलब है अपने आप, यानी कि सेल्फ एंड विदाउट फाइलिंग द कंप्लेंट। अब ऑनरेबल कोर्ट ने इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया है और इसने एनजीटी ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है, एनजीटी ने ये पाया कि जहां पर ये लैंडस्लाइड हुई है वहां पर काफी ज्यादा लोग रह रहे थे और वो जो जमीन थी वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सुटेबल नहीं थी। तो वहां की जो सोयल है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सुटेबल नहीं थी और वहां पर पहले से ही इस बात का एप्रीहेंशन था कि यहाँ लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं या दुर्घटना दोबारा से हो सकती हैं। अब फिर भी अगर वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ तो इट वाज इन द वायलेशंस ऑफ द लॉ। इसलिए ऑनरेबल एनजीटी ने जो है इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और अब वो जो तमिलनाडु सरकार है और केरला सरकार है उनसे ये पूछा जाएगा कि जब इस तरह का यहाँ पर पहले से एप्रीहेंशन था तो इस तरह यहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन क्यों हुआ। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट अफोर्ड्स वैलिडिटी ऑफ तमिलनाडु's अरुंधत्तैयार कोटा लॉज। तो बेसिकली क्या है, जैसे हमने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो हमारे देश में एससी और एसटी लोग हैं उसमें उन सभी को रिजर्वेशन मिलता है और इसको फर्दर क्लासिफाई करने की आवश्यकता है। फर्दर क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्यों है कि देखिए अगर सारे एससी को रिजर्वेशन मिलेगा या सारे एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा तो उसमें वो लोग पीछे रह जाएंगे जिनको रिजर्वेशन की वास्तव में जरूरत है, वास्तव में आवश्यकता है।
इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाए। अब उसी का एक रेफरेंस यहां पर आता है कि यहां पर तमिलनाडु में एक कानून बना जो कि इस कम्युनिटी को, किसको, अरुंथातियार को क्या देता है, स्पेशल कोटा देता है किसमें, गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब में और जो एजुकेशन में रिजर्वेशन को मिलता है। अब फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि किसी एक कम्युनिटी को या किसी एक कास्ट को आउट ऑफ एससी ज्यादा रिजर्वेशन देना वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि ये एक सही प्रोविजन है, और जब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे किसी क्लास को तभी हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्रिएट कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह का ये तमिलनाडु में नहीं हुआ, पहले से ही ये हरियाणा और पंजाब में चल रहा है कि किसी कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रमोट किया जाता है जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। कि देखिए, अगर कोई भी कास्ट या कोई भी क्लास के लोग किसी पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम में या आप देखें किसी गवर्नमेंट सिस्टम में या गवर्नमेंट जॉब में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंट कराया जाए, तभी देश में सब्सटेंटिव इक्वालिटी होगी। नाउ दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। गवर्नर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो यहां पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो गवर्नर है वो उसको एक ब्रिज की तरह काम करना चाहिए सेंटर एंड स्टेट। ये जो स्टेटमेंट है ये किस रेफरेंस में है या हम इस टॉपिक को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो फंक्शन कहाँ करता है? फंक्शन करता है वो स्टेट में। अब यहाँ पर क्या होता है, जिन स्टेट में वो ही सरकार होती है जो कि सेंटर में सरकार होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी समझें, आप देखेंगे कि जो सेंटर है, सेंटर में हमारी बीजेपी की सरकार है, और अगर जिन जिन स्टेटों में, फॉर एग्जाम्पल यूपी में बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर गवर्नर कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर तो वहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर हम वेस्ट बंगाल में देखें तो वेस्ट बंगाल में ममता की सरकार है, टीएमसी की, और सेंटर में मोदी जी की सरकार है यानी कि बीजेपी की सरकार है। तो वहां पर क्लैश होने के चांसेस हैं। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा जो डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग, कई बार डिस्प्यूट होता है बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। अब ये डिस्प्यूट क्यों होता है? डिस्प्यूट इसलिए होता है क्योंकि कई बार दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, और क्योंकि दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। वैसे अगर आप देखें तो गवर्नर की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, वो एक न्यूट्रल पर्सन होता है, फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह का एप्रीहेंशन माना जाता है कि वो बायस्ड होते हैं। तो उसी बात से उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस है वो प्रॉपरली नहीं चल पाते, और अगर सेंटर स्टेट के रिलेशन प्रॉपरली नहीं चल पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन होगा, और कहीं ना कहीं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का भी वायलेशन होगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो गवर्नर है उसको एक ब्रिज की तरह काम करना चाहिए सेंटर और स्टेट में, ना कि उसको और उनके जो डिफरेंसेस है उनको ज्यादा ना करे, बल्कि उनके डिफरेंसेस को कम करें। इंडिया फेसेस डायलेमा amid rising Iran-Israel tensions over इस्माइल हनियास किलिंग। अभी आप जानते हैं कि जो हमास के टॉप लीडर थे मिस्टर इस्माइल हनिया, उनकी डेथ हो गई है, और पूरा एक एप्रीहेंशन है कि इसके पीछे इजराइल इन्वॉल्व है। अब क्या हुआ कि देखिए, इंडिया के जो हैं वो दोनों देशों से अच्छे रिलेशन है, इंडिया के पैलेस्टीन से भी अच्छे रिलेशन है, इंडिया के इजराइल से भी अच्छे रिलेशन है, और जो अदर कंट्रीज हैं ईरान, उनसे भी अच्छे रिलेशन है। अब अगर इंडिया इस बात पर चुप है और इंडिया का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है, ऐसा क्यों नहीं आया? कि देखिए, अगर इंडिया इजराइल को सपोर्ट करता है तो पैलेस्तीन और ईरान या अदर मुस्लिम कंट्री उससे नाराज हो सकते हैं, और अगर वो पैलेस्तीन को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं इसकी जो रिलेशनशिप है वो इजराइल पर, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, या इजराइल को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज लाइक यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज। तो इसीलिए इंडिया ने अभी इस पर उसकी जो डेथ है मिस्टर इस्माइल हनिया पर,
हनिया की डेथ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बहुत सारा जो है प्रोजेक्ट पेंडिंग है, इंडिया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन ईरान इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ छाबर पोर्ट, ईरान में हमारा छाबर पोर्ट डेवलप हो रहा है। और दूसरा क्या है, एंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMMEC। तो यहां पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि छाबर पोर्ट किस देश में डेवलप हो रहा है, और दूसरा क्या है कि या तो देखिए इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएगी IMEC की, ठीक है, और या ये पूछ लिया जाएगा कि ये कॉरिडोर किस किस देश से होकर निकल रहा है। So that's all for today, my dear students. I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.